परछाई एपिसोड 263। अब आगे सृष्टि अपनी नम आंखों में गुस्सा लिए कहती है, क्योंकि परसों रात जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो मेरी बहन थी। सृष्टि का जवाब सुनकर श्रेया शॉक्ड रह जाती है और आंखें फाड़कर उसे देखने लगती है। सृष्टि इस वक्त अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद श्रेया उससे कहती है, ये सब कैसे? मेरा मतलब वो। सृष्टि खुद को शांत करके कहती है, 2 दिन पहले की बात है। मेरी बहन दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ वापस आ रही थी। सालों बाद फाइनली हम दोनों यहाँ साथ रहने वाले थे। उस दिन उसकी ट्रेन लेट हो गई। वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि वो अगले दिन शिमला पहुँचेगी। लेकिन वो रात को ही यहाँ आ गई। अगले दिन जब वो घर नहीं पहुँची तो मैंने उसके बारे में पता किया। तब मुझे पता चला कि उस रात पुराने रोड पर 3 लोगों की मौत हुई है। जब मैं पुलिस स्टेशन उन लाशों को देखने गई तो उनमें से एक मेरी बहन दृष्टि थी। ये कहते हुए सृष्टि रोने लगती है। सृष्टि की बातें सुनकर श्रेया की आंखें भी नम हो जाती है। वो सृष्टि के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी बहुत तकलीफ में हो, लेकिन तुम ऐसे अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सृष्टि कहती है, तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बहन के अलावा मेरा और कोई नहीं था। सच कहूँ तो अब मैं जीना नहीं चाहती। श्रेया के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद सृष्टि आगे कहती है, जब वो लड़की तुम दोनों को किडनैप करके ले जा रही थी तब मुझे लगा कि शायद ये वही मर्डर है, इसलिए मैं उनका पीछा करने लगी, लेकिन वो तो हमें उस विशिंग वेल से दूर ले गई। इसका मतलब मेरी बहन को उन्होंने नहीं मारा है? श्रेया क्यूरियस होकर कहती है, तो क्या तुम्हें किसी पर शक है? सृष्टि कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पिछले 2 दिनों से जिस तरह मौतें हो रही है, पिछले 1 महीने से वैसी ही मौतें देहरादून में हो रही थी, और पिछले 2 दिनों से देहरादून में मौतें रुक गई है। लोगों को कहना है कि जो देहरादून में लोगों को मार रहा था वो अब शिमला आ गया है। ये सुनकर श्रेया शॉक्ड रह जाती है और फिर से आंखें फाड़कर सृष्टि को देखने लगती है। श्रेया की आंखों के सामने वो सारे सीन किसी मूवी की तरह एक के बाद एक करके चलने लगते हैं, जब उस साय ने श्रेया पर अटैक किया था। सृष्टि देखती है कि श्रेया का गोरा सा चेहरा लाल हो गया है। वो देख पा रही थी कि अब श्रेया डर से कांप रही है। सृष्टि श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? श्रेया घबराते हुए कहती है, देहरादून में लोगों को जो मार रहा था वो इंसान नहीं, एक साया है। अगर वो यहाँ आ गया है मतलब? श्रेया इससे आगे कुछ कह नहीं पाती। श्रेया का जवाब सुनकर सृष्टि भी हैरान रह जाती है। वो फौरन कहती है, क्या तुमने उसे देखा है? श्रेया कहती है, हाँ, उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गई। ये कहकर श्रेया सृष्टि को सारी बातें बता देती है। जैसे जैसे सृष्टि श्रेया की बातें सुन रही थी, उसकी हैरानी और उसका डर दोनों बढ़ता ही जा रहा था। सारी बातें सुनकर सृष्टि एक गहरी सांस लेती है और कहती है, चाहे वो जो कोई भी हो, मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेकर रहूंगी। श्रेया परेशान होकर कहती है, वो बहुत पावरफुल है, वो तुम्हें भी मार देगा। सृष्टि आंखों में गुस्सा लिए कहती है, मार तो पहले ही चुका है, अब क्या मरेगा? श्रेया भी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है, उस अघोरी की आत्मा ने कहा था कि मैं उन्हें बचा सकती हूँ, मुझे भी सृष्टि की मदद करनी चाहिए। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे थे। रेयांश अपना वर्कआउट कंप्लीट करके अपने रूम में आया था। वो शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में जा रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। रेयांश देखता है कि उसके पी.ए. मनीष का कॉल आया था। रेयांश फोन उठाकर कहता है, हम। फोन से मनीष की आवाज आती है, गुड मॉर्निंग सर। रेयांश कोई जवाब नहीं देता। मनीष थोड़ा नर्वस होकर आगे कहता है, सर, 1 साल पहले हमारी शिमला वाली कंपनी ने दीवान इंडस्ट्रीज के साथ एक प्रोजेक्ट लिया था। विराज दीवान इसी सिलसिले में आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। उनके पी.ए. का कॉल आया था, तो क्या ऑर्डर है? ये सुनकर रेयांश की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कहता है, क्या उन्होंने हमें मीटिंग के लिए टाइम दिया है? मनीष कहता है, नो सर, उन्होंने आपसे टाइम मांगा है। ये सुनकर रेयांश को थोड़ी हैरानी होती है। विराज कुछ ही दिन पहले इंडिया आया था और पूरे देश की टॉप कंपनीज उससे मिलने की कोशिश कर रही, लेकिन विराज खुद रेयांश का टाइम मांग रहा था। ये बात रेयांश को कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ सोचकर रेयांश कहता है, 1 AM उनके ही ऑफिस में। ये सुनकर मनीष चौंक जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। कॉल कट करके रेयांश किसी सोच में डूब जाता है।
उसके दिमाग में वो सीन चलने जब वो पुराने रोड पर घुटने के बल बैठा था और उस कतार को विराज ने उस तक आने से रोक लिया था। ये सोचते हुए रेयांश की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। इसके बाद फिर से रेयांश के कान में फिर से उस साई की कही बातें गूंजने लगती है, तुम हम में से एक हो। रेयांश इरिटेट होकर अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आवाज़ें उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। दूसरी तरफ विराज अपने ऑफिस में था। उसके हाथ में एक मोटी सी पुरानी डायरी थी और जिसे वो पिछले 1 घंटे से पढ़ रहा था। विराज उस डायरी का आखिरी पेज पढ़कर उसे बंद कर देता है। अब उसका चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था। वो बड़े गौर से अपने हाथ में रखी उस डायरी को देख रहा था। तभी उसके ऑफिस डोर पर कोई नॉक करता है। विराज का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। वो उस डायरी को ड्रॉवर में रखकर कहता है, कम इन। विराज का पी.ए. आशीष रूम के अंदर आता है। वो काफी नर्वस लग रहा था। आशीष अच्छे से जानता था कि विराज को नहीं पसंद कि उसके मना करने के बावजूद कोई उसे डिस्टर्ब करे, लेकिन अभी उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो घबराते हुए कहता है, सर, रेयांश सिंघनिया यहाँ आ गए हैं। ये सुनकर विराज कुछ रिएक्ट नहीं करता और आशीष से कहता है, हम। आशीष वहां से चला जाता है। विराज का चेहरा अब और भी सीरियस हो गया था। उसे भी कल रात का इंसिडेंट याद आ रहा था। कुछ ही पलों में ऑफिस का दरवाजा खुलता है और वहां से रेयांश अंदर आता है। रेयांश के साथ मनीष और आशीष भी अंदर आते हैं। रेयांश को देखकर विराज अपनी चेयर से उठ जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, वेलकम मी सिंघनिया। रेयांश भी विराज से हाथ मिलाकर कहता है, थैंक यू। इसके बाद दोनों ही बैठ जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। विराज और रेयांश दोनों ही अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थे, लेकिन आज उनके लिए काम सिर्फ बहाना था। वो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे। वो दोनों बात तो काम की कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे की एक एक हरकत को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। उन दोनों के इतने सीरियस चेहरे देखकर जिनकी हालत खराब हो रही थी, वो मनीष और आशीष थे। उनके लिए तो अपने बॉस को ही झेल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज उनके बॉस की तरह एक और आदमी उनके सामने था। इसी गर्म माहौल के बीच ऑफिस के दरवाजे पर फिर से कोई नॉक करता है। इस बार विराज आशीष को घूर कर देखता है, लेकिन रेयांश का चेहरा बिल्कुल शांत था। आशीष डरते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं अभी देखता हूँ। ये कहकर आशीष रूम से बाहर चला जाता है। विराज रेयांश से कहता है, मी सिंघनिया, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। रेयांश कहता है, इट्स ऑक। कुछ देर बाद आशीष ऑफिस के अंदर आता है और विराज से कहता है, सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी यहाँ आए हैं। उन्हें पुराने रोड वाले मर्डर केस के सिलसिले में कुछ बात करनी है। ये सुनकर विराज और रेयांश दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे बिल्कुल शांत रहते हैं। विराज कहता है, एसपी को मुझसे क्या बात करनी है? आशीष कहता है, सर, वो आपसे नहीं, मी सिंघनिया से मिलने आए हैं। रेयांश और विराज एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों को ही ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। विराज कहता है, अंदर भेज दो। कुछ ही सेकंड्स में एक आदमी पुलिस वर्दी में विराज के ऑफिस के अंदर आता है। देखने में वो किसी बॉडी बिल्डर की तरह लग रहा था। उसकी हाइट, पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी। वो पुलिस यूनिफॉर्म से काफी अच्छा लग रहा था। उसके अंदर आते ही विराज उससे कहता है, हेलो एसपी राजपूत। ये सुनकर एसपी चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराज उसे जानता होगा, लेकिन वो एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, हेलो मी दीवान। वो एसपी आगे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी विराज आगे कहता है, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप अपना काम जल्दी पूरा कर सकते हैं? एक्चुअली हम काफी बिजी है। ये सुनकर एसपी के आंखों की चमक चली जाती है। वो बस अपना सर हिला देता है। इसके बाद एसपी की नज़र रेयांश पर जाती है, जो उसे पूरी तरह इग्नोर करके अपने हाथ में रखी फाइल देख रहा था। एसपी महसूस कर पा रहा था कि उसके वहां आने से रेयांश और विराज दोनों ही नाखुश हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके सामने इस वक्त दो बहुत पावरफुल इंसान थे। एसपी रेयांश से कहता है, हेलो मी रेयांश सिंघनिया, आई एम एसपी समर राजपूत। ये कहकर एसपी रेयांश की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। विराज को ये काफी अजीब लगता है, क्योंकि समर ने विराज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। रेयांश समर से हाथ मिलाकर कहता है, हेलो एसपी सिंह। समर रेयांश की तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए कहता है, मी सिंघनिया, क्या ये आपकी है? वो पैकेट ट्रांसपेरेंट थी। रेयांश देखता है कि उसमें उसका वॉलेट है। रेयांश कहता है, हाँ, ये मेरा वॉलेट है, कल मुझसे खो गया था।
समर कहता है, कितनी अजीब बात है ना, ये वॉलेट हमें पुराने रोड पर मिला है, वहीं जहां कल 2 और लोगों का मर्डर हुआ है। ये सुनकर रेयांश और विराज दोनों ही शांत रहते हैं। वो दोनों ही जानते थे कि कल रात रेयांश पुराने रोड पर था। रेयांश बिल्कुल आराम से कहता है, कल शाम मैं वहां से गुजरा था, हो सकता है मेरा वॉलेट तभी वहां गिर गया हो। समर रेयांश को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, और ये भी हो सकता है कि वो मर्डर्स आपने किए हो और उसी वक्त आपका ये वॉलेट गिर गया हो। रेयांश बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, क्या मैं आपको इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि किसी का मर्डर करने अपना वॉलेट लेकर जाऊंगा और उसे गिराकर आ जाऊंगा। समर रेयांश की आंखों में देखते हुए कहता है, गलती किसी से भी हो सकती है। विराज ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे और रेयांश को अच्छे से समझ आ रहा था कि समर रेयांश को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। विराज को समर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बड़े ध्यान से उसकी एक एक हरकत को ऑब्जर्व कर रहा था। समर की बातें रेयांश को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी, लेकिन अभी भी रेयांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो समर से कहता है, तो आप कहना चाहते हैं कि वो मर्डर मैंने किए हैं? समर कहता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो भी सकता है। ये सुनकर रेयांश समर की तरफ बढ़ने लगता है। रेयांश का शांत चेहरा और उसकी तेज आंखें देखकर समर भी थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। रेयांश समर के बिल्कुल सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती के साथ कहता है, ठीक है, मैं खुद कहता हूँ ये सब मैंने किया है। अब चलो, मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। रेयांश का जवाब सुनकर विराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और समर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रेयांश समर को एकटक देखते हुए विराज से कहता है, मी दीवान, आई एम सॉरी, बट हम ये मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन करना होगा। विराज कहता है, यस ऑफ कोर्स। विराज का जवाब सुनकर रेयांश वहां से चला जाता है। विराज के ऑफिस से निकलकर रेयांश बाहर जा रहा था, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। उसके सामने श्रेया थी, जो विराज के ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। श्रेया के हाथ एक लॉन्ग लेंथ का मोटा सा जैकेट था, जिसे श्रेया बड़ी मुश्किल से उठाकर अंदर लेकर आ रही थी। श्रेया किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी, जो एक भारी टेडी उठाकर कहीं जा रहा हो। श्रेया को देखते ही रेयांश के दिमाग से उसका सारा स्ट्रेस चला जाता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। श्रेया ने अब तक रेयांश को नहीं देखा था। वो उस जैकेट को संभलाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी रेयांश के पीछे खड़ा मनीष कहता है, श्रेया यहाँ क्या कर रही है? मनीष की आवाज़ सुनकर रेयांश का ध्यान टूटता है और अगले ही पल उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो भी जानना चाहता था कि श्रेया विराज की कंपनी में क्या कर रही है। इन सब से अनजान श्रेया अपने ही धुन में नीचे देखकर चलती जा रही थी। फाइनली वो रेयांश के सामने आती है और उससे टकरा जाती है। रेयांश से टकराने के बाद श्रेया थोड़ा लड़खड़ती है। रेयांश उसे संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही श्रेया संभल जाती है। श्रेया अपने एक हाथ से अपनी नाक को सहलाते हुए कहती है, कैसे चल रहे हो तुम? दिखाई नहीं देता क्या? ये कहकर श्रेया अपना सर उठाती है। अपने सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। रेयांश श्रेया को अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था। एपिसोड 264। अब आगे। अपने सामने देखकर श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। रेयांश श्रेया को अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था। श्रेया को समझ नहीं आता कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। वो रेयांश से नजरें चुराकर वहां से जाने लगती है। जैसे ही श्रेया रेयांश को क्रॉस करके वहां से जाने वाली होती है, रेयांश उसकी बांह पकड़कर उसे फिर से अपने सामने ले आता है। अब श्रेया घबराने लगी थी। रेयांश की तीखी नजरें उसे एकटक घूर रही थी। श्रेया अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाकर रेयांश से कहती है, सर आप यहाँ। रेयांश उसे घूरते हुए कहता है, क्यों, मैं तुम्हें अब दिख रहा हूँ। श्रेया अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए उसी स्माइल के साथ कहती है, नहीं तो आप इतने बड़े हैं, मुझे आते ही दिख गए थे। वो तो मैं बस थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए जा रही थी। ये कहकर श्रेया फिर से वहां से जाने लगती है। रेयांश फिर से श्रेया को रोकते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? श्रेया कुछ सोचते हुए अपना एक हाथ अपने मुंह तक ले आती है, लेकिन तभी उसकी नज़र फिर से रेयांश पर जाती है। श्रेया अपनी उंगलियां कटने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो एक झटके से अपना हाथ नीचे कर लेती है। रेयांश श्रेया को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर ये कंपनी ज्वाइन करने वाली हो तो याद रखना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मतलब कोई भी नहीं। श्रेया हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं यहाँ जॉब के लिए नहीं आई हूँ। रेयांश सवालिया नजरों से श्रेया को देखने लगता है।
श्रेया अपने हाथ में रखे उस जैकेट को अपनी पूरी ताकत से ऊपर उठाते हुए कहती है, मैं विराज सर को उनका ये जैकेट देने आई थी। रेयांश कहता है, उनका जैकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये सुनकर श्रेया अपना सर खुजाने लगती है। दूसरी तरफ रेयांश के इंसल्ट से समर आग बबूला हो रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तभी विराज अपने चेयर पर बैठे आराम से कहता है, SP राजपूत, आपके लिए एक सजेशन है। समर कहता है, जी कहिए। विराज बड़े आराम से कहता है, अगली बार मेरे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा, और वो भी तब जब मुझसे बहुत जरूरी काम हो। विराज ने मुझसे शब्द पर बहुत जोर दिया था। समर विराज के कहने के मतलब साफ समझ पा रहा था। बेसिकली उसकी जो इंसल्ट रेयांश ने की थी, उसे विराज ने कंप्लीट कर दिया था। ये सुनकर गुस्से से समर अपनी मुट्ठी बांध लेता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही समर विराज के ऑफिस से निकलता है, उसकी नज़र श्रेया पर जाती है, जो विराज के ऑफिस की तरफ ही बढ़ रही थी। समर श्रेया को बड़े बड़े गौर से देखता है, लेकिन श्रेया उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। विराज आज इतनी डिस्टर्बेंस से इरिटेट हो गया था। उसकी नज़र अपनी कलाई पर जाती है। उसकी कलाई पर चोट लगी थी। उस चोट को देखते हुए विराज को कल रात का इंसिडेंट याद आता है, जब निकुंज ने उस पर अटैक किया था। उस अटैक से विराज को कई जगह चोट लगी थी, लेकिन उससे ज्यादा विराज पर कुछ और ही असर हुआ था। वो अपने सारे चोटों को ठीक नहीं कर पा रहा था। उसने अपने सर और गर्दन की चोट को अपने पावर्स से ठीक कर दिया था, लेकिन कलाई की चोट ठीक नहीं कर पा रहा था। विराज फिर से अपनी कलाई पर अपना हाथ रखता और कुछ देर बाद हटा देता है। उसकी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी। विराज को ये देखकर हैरानी हो रही थी। आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। विराज कुछ सोचते हुए कहता है, जीवन ऊर्जा, क्या ये इतनी पावरफुल होती है? वो इतना ही कह पाया था, तभी डोर पर फिर से किसी के नॉक करने की आवाज आती है। ये सुनकर विराज की इरिटेशन और भी बढ़ जाती है। वो गुस्से में कहता है, गेट लॉस्ट। तभी ऑफिस का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और श्रेया अपना सर अंदर डालकर विराज की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे बस आपसे 2 मिनट का काम है। श्रेया की क्यूट सी हरकत देखकर विराज का गुस्सा गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। विराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, कम इन। ये सुनकर श्रेया के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो दरवाजा पूरा खोलती है और उस भारी जैकेट को लेकर अंदर आ जाती है। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया क्या करने की कोशिश कर रही है। श्रेया उस जैकेट को डेस्क पर रखकर चैन की सांस लेती है। विराज सवालिया नजरों से श्रेया को देख रहा था। श्रेया उससे कहती है, कल मैं आपकी कार से सृष्टि के घर गई थी ना, तब मुझे बहुत ठंड लग रही थी। कार में आपका ये जैकेट रखा था, तो मैंने इसे ले लिया। विराज अपनी स्माइल छुपाते हुए कहता है, तो अब वापस करने क्यों आए हो? श्रेया मासूमियत से कहती है, क्योंकि ये आपकी है ना, तो मैं इसे कैसे रख सकती हूँ। विराज कुछ याद करते हुए कहता है, वैसे तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है? तुम दीवान इंडस्ट्रीज ज्वाइन करना चाहोगी? श्रेया शिकायत भरे अंदाज में कहती है, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा रेयांश सर की कंपनी से 7 कॉन्ट्रैक्ट है ना। विराज कहता है, मैंने कहा था ना, वो मैं देख लूंगा। श्रेया कहती है, नहीं, मैंने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो मैं उसे नहीं तोड़ूंगी। जब रेयांश सर मुझे खुद निकालेंगे तो मैं उनकी कंपनी छोड़ूंगी। कुछ देर रुककर श्रेया खुद से धीमी आवाज में खुद से कहती है, लेकिन वो तो हमेशा मुझसे परेशान रहते हैं, फिर उन्होंने मुझे अब तक निकाला क्यों नहीं? और मैंने तो उनके खाने में इतनी सारी मिर्ची डाल दी थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। श्रेया नहीं जानती थी कि विराज बहुत धीमी आवाज भी आसानी से सुन लेता है। वो फौरन कहता है, तुमने सिंघनिया के खाने में मिर्ची मिला दिया था, लेकिन क्यों? ये सुनकर श्रेया चौंक जाती है, लेकिन आगे कहती है, मैंने सोचा वो गुस्सा होकर मुझे कंपनी से निकाल देंगे और मैं यहाँ आ जाऊंगी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे वो खाना खा लिया और मुझे नहीं निकाला। ये सुनकर विराज भी सोच में पड़ जाता है। तभी श्रेया की नज़र विराज की कलाई की चोट पर जाती है। श्रेया अपना बैग निकालकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया क्या कर रही है। वो क्यूरियस होकर कहता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? श्रेया अपने ही बैग की तलाशी लेते हुए कहती है, शशिश। ये सुनकर विराज भी चुप हो जाता है। कुछ देर बाद श्रेया अपने बैग से एक ट्यूब निकालती है और बिना कुछ कहे डेस्क के दूसरी तरफ विराज के पास आ जाती है। विराज अभी भी कंफ्यूज था। श्रेया उसका हाथ पकड़ती है और उस ट्यूब से दवा निकालकर उसकी कलाई में लगाना शुरू कर देती है। अब विराज को समझ आता है कि श्रेया क्या ढूंढ रही थी। वो अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है,
अरे इसकी जरूरत नहीं है। श्रेया विराज को घूरकर देखती है और विराज फिर से खामोश हो जाता है। श्रेया उसकी चोट पर वो दवा लगा देती है और फिर उसका दूसरा हाथ उस चोट पर रखकर कहती है, 5 मिनट तक हाथ मत हटाना, इस पर डस्ट नहीं लगना चाहिए। विराज श्रेया को देखकर कहता है, ओके मैम। श्रेया फिर से स्माइल करने लगती है। तभी कुछ फाइल्स लेकर रॉबिन ऑफिस के अंदर आ जाता है। वो डेस्क के दूसरे साइड श्रेया को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। श्रेया रॉबिन को देखकर एक स्माइल करती है। श्रेया का क्यूट सा चेहरा देखकर रॉबिन के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। इसके बाद श्रेया विराज से कहती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ, अभी भी 2 मिनट बाकी है, हाथ मत हटाना। विराज हाँ में सर हिला देता है और श्रेया वहां से चली जाती है। श्रेया के जाने के बाद रॉबिन विराज से कहता है, विराज बाबा ये कौन है? विराज कहता है, श्रेया नाम है इसका। रॉबिन कहता है, बड़ी प्यारी बच्ची है, इसे देखते ही एक पल के लिए मुझे सुहानी मैडम की याद आ गई, वो भी ऐसी ही दिखती थी। रॉबिन की बात सुनकर विराज सोच में पड़ जाता है। विराज को याद आता है कि उसे भी श्रेया कुछ कुछ सुहानी की तरह ही लगती थी। उसके दिमाग में पंडित जी की कई बातें चलने लगती है कि युवराज की कुंडली में 2 संतानों का योग था और उसकी बहन उससे 5 साल छोटी होनी चाहिए थी। ना चाहते हुए भी ये बातें विराज के दिमाग से हट ही नहीं रही थी। विराज रॉबिन से कहता है, रॉबिन अंकल क्या आपको पता है कि डैड हमारी फैमिली के साथ इंडिया छोड़कर क्यों चले गए थे? रॉबिन कहता है, नहीं ये बात तो आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। यहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक रात युवराज सर ने मुझसे यूएसए का टिकट बुक करने के लिए कहा और अगले ही दिन वो पूरी फैमिली के साथ यहाँ से चले गए। कुछ देर रुककर रॉबिन आगे कहता है, लेकिन एक बात तो है, युवराज सर बिना वजह कभी कुछ नहीं करते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। ते सुनकर विराज अपने मन में कहता है, डैड हमेशा कहते हैं जब कुछ समझ ना आए तो शुरू से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि डैड ने अचानक पूरी फैमिली के साथ ये देश क्यों छोड़ दिया। ये सोचते हुए विराज की नज़र अपने हाथ पर जाती है जो उसकी कलाई में रखा था। विराज अपना हाथ अपनी कलाई से हटा देता है। इस बार वो अपनी कलाई को देखकर हैरान रह जाता है। अब उसकी चोट पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इधर श्रेया विराज के ऑफिस से बाहर जाते हुए खुद से कहती है, मुझे कुछ दिन शिमला में ही रहना होगा। अब मैं पता लगाकर रहूंगी कि उस साई की कहानी क्या है और उसे किसने आज़ाद किया। दूसरी तरफ रेयांश विराज के ऑफिस के बाहर खड़ा था। वो परेशान था कि श्रेया विराज के ऑफिस से बाहर क्यों नहीं आ रही। वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसे डर था कि कहीं श्रेया विराज की कंपनी ज्वाइन करके उससे दूर ना हो जाए। आखिरकार रेयांश वहां से जाने का डिसीजन लेता है। वो अपने कार की तरफ मुड़कर जैसे ही दरवाज़ा खोलना वाला होता है, उसकी नज़र साइड मिरर पर जाती है और उसे देखकर रेयांश की आंखें कठोर हो जाती है। रेयांश के पीछे प्लेन येलो साड़ी में एक औरत खड़ी थी। दिखने में वो एवरेज थी लेकिन काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी। वो औरत चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए धीरे धीरे रेयांश की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसे देखकर रेयांश पीछे नहीं मुड़ता, लेकिन गुस्से से मिरर को देखता रहता है। वो औरत रेयांश के पीछे आकर उसके कान में कहती है, जिस वक्त का तुम सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वो वक्त आ गया है। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। उस औरत की बात सुनकर रेयांश की पकड़ कार के दरवाजे पर और मजबूत हो जाती है। वो बिना पीछे मुड़े कार में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। इधर समर गुस्से से उस बिल्डिंग से बाहर आ रहा था, तभी उसकी नज़र उस औरत पर पड़ती है। उस औरत को देखते ही समर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। इस वक्त उस औरत की पीठ समर की तरफ थी, लेकिन समर उसे पीछे से ही पहचान रहा था। उस औरत को देखते ही समर एक दीवार की आड़ लेकर छुप जाता है। ऐसा करते ही उस औरत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो उसी मुस्कान के साथ कहती है, बेवकूफ़ इंसान। ऐसा लग रहा था कि उस औरत को समर के इस तरह छुपने के बारे में पहले से पता था। वो औरत वहां से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद समर भी वहां से चला जाता है। समर के बाद श्रेया उछलते कूदते हुए वहां से चली जाती है। सबके वहां से जाने के बाद पिलर के पीछे से वही लड़की बाहर निकलती है जिसने विराज और श्रेया की जान बचाई थी। बाहर निकलकर वो किसी को कॉल करती है और सीरियस होकर कहती है, मैंने वो डायरी विराज तक पहुंचा दिया है और कुछ लोगों का यहाँ आना शुरू भी हो गया है। अब हमें और तैयार रहना होगा। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।